दिलचस्प मौका है कि अभी तक आम आदमी ही रहता था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी बन गई तब से हर आम आदमी खास हो गया, क्योंकि एक राजनीतिक दल उसके नाम से भी बन गया। संजय जी, जिस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी ने शुरू की थी उसका एक वैभव हमने देखा, उस वैभव का फिर से रिपीटिशन भी देखा, फिर अदर स्टेट में उसका विस्तार भी देखा। लेकिन जब आप ऊपर जा रहे थे तो कहीं ना कहीं क्या कुछ पीछे ऐसा छूट रहा था जिसकी वजह से कोई भी था उसने आपको ट्रैक किया। देखिए, जो आम आदमी पार्टी निकली, ये कोई राजनीतिक दल बनने के उद्देश्य से शुरू किया गया आंदोलन था, ऐसा नहीं था। एक आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में खड़ा हुआ, उस आंदोलन से ये पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी। तो पहली बात तो ये है कि इसमें कोई आप कह सकते हैं कि मजे हुए नेता अलग अलग दलों के जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा हो, कोई मंत्री रहा हो, एमएलए रहा हो, एमपी रहा हो, ऐसे लोग नहीं थे। वो अलग अलग फील्ड के लोग थे। कोई वामपंथी विचारधारा का था, कोई कांग्रेसी विचारधारा का था, कोई दक्षिणपंथी विचारधारा का था, कोई एनजीओ चलाने वाला था। तमाम तरीके के लोग थे और मुख्य रूप से जो चेहरे थे वो ज्यादातर सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग थे, आरटीआई का आंदोलन करने वाले लोग थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी से लेकर अन्ना हजारे जी तक को आप देख सकते हैं। बहुत सारे मुद्दों पर लोगों की लड़ाई लड़ने वाले प्रशांत भूषण जी को आप देख सकते हैं, या स्वामी अग्निवेश जी थे, या किरण बेदी जी थी, जो भी चेहरे थे उस वक्त आंदोलन में। तो कोई हम लोग, पहली बात तो ये कि कोई राजनीति के मजे हुए लोग नहीं थे, और राजनीति करना है ये भी उद्देश्य नहीं था। एक आंदोलन से पार्टी निकली 2013 में, जब लोग हंस रहे थे आम आदमी पार्टी के ऊपर कि ये टोपी वाले हैं, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, और अब एक स्वर्गीय नेता अब इस दुनिया में नहीं है, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था अगर 6% वोट आ गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और पहली बार ही हम लोगों को 28 सीटें आई प्रचंड बहुमत से। दूसरी बार हमारी सरकार बनी, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, और एक मॉडल चलने लगा इस देश में कि यार शिक्षा के ऊपर भी राजनीति हो सकती है, स्वास्थ्य के ऊपर भी राजनीति हो सकती है, बिजली फ्री देने की बात हो रही है, पानी फ्री देने की बात हो रही है, ये तो एक अच्छी राजनीति है। उससे कहीं ना कहीं घबराहट भी हुई जो हमारे विरोधी दल थे उनमें, और उन्होंने तमाम केसेस, मुकदमे, बदनाम करने की कोशिशें, वो सब कुछ हुआ हमारे साथ। और जो एक राजनीतिक दल को जिस तरह से रोकने का प्रयास किया गया दिल्ली में, तो वो उसमें सफल भी हुए। जैसे इस बार 2025 का चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन जो उद्देश्य था आम आदमी पार्टी का कि ये पार्टी क्यों बन रही है, जन कल्याण के लिए अगर ये पार्टी बन रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं लोगों को या तो सस्ते में मिले या मुफ्त में मिले, उसलिए ये पार्टी बन रही है। उस उद्देश्य से हम लोग आज तक पीछे नहीं हटे हैं। मैं खाली इसकी गारंटी दे सकता हूं, बाकी जो फैसला अभी सामने आया है उसने सारा कुछ जवाब दे दिया। हाई कोर्ट का जो फैसला आया, जिसमें हमारे केस को चार्ज फ्रेम करने के योग्य भी नहीं माना गया, यानी कि ट्रायल चलाने योग्य भी उस केस को नहीं माना गया, जिसमें 6 महीने मैं जेल में रहा, 23 महीने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेल में रहे, 17 महीने हमारे शिक्षा मंत्री जेल में रहे, 5 महीने हमारे मुख्यमंत्री जेल में रहे, यानी कि पूरी सरकार जेल में रही, इस पार्टी की सारी लीडरशिप जेल में रही। उस मुकदमे में कोर्ट ने कहा कि इनके विरुद्ध ट्रायल चलाने योग्य भी आपके पास सबूत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मनगढ़ंत तरीके से आपने झूठे ढंग से आरोपित किया और हमको बदनाम करके हमारी सरकार दिल्ली में गिरा दी। तो ये पूरा अब तक का सफर रहा। अब मुझे लगता है ये फैसला जो आया है इससे हमें बड़ी ताकत मिली है, और फिर उसी तेवर में हम लोग काम करेंगे। जो
जन कल्याण के काम थे, जो दिल्ली में किया वही पंजाब में चल रहा है। तो इस फैसले का आप राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करेंगे, या कुछ ऐसा लगता है कि इसको जिस तरीके से पूरी पार्टी जेल में रही, लीडरशिप जेल में रही, वो एक तरीके से मानहानि भी है? नहीं, मानहानि तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हुजूर हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया, और कोई आपकी सुन नहीं रहा होता है, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रहा था गोदी मीडिया का, तो उस समय हमारी बात कौन सुनता था? हम कहते रहते थे कि भाई कोई रुपया मिला, कोई सबूत मिला, कोई कागज मिला, कोई गहना मिला, कोई प्लॉट मिला, कोई मकान मिला, कोई सुनता ही नहीं था। कहते थे नहीं नहीं, बस देखिए ईडी कह रही है आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, देखिए इस नेता का ये बयान आ गया तो आप तो हैं भ्रष्टाचारी। और हम कहते रहते थे, हमारी कोई बात नहीं सुनता था। तो इसलिए इस जो आपने कहा राजनीतिक फायदा, तो मुकदमा क्यों लिखा गया था? राजनीतिक कारणों से लिखा गया था। तो अब उस राजनीति का खुलासा हो गया तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक फायदा भी मिलेगा, और मान्य हानि तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपकी मां को बार बार वो परिवार में कह रही हो कि हमें अपने बेटे से मिलना है, और हमारे फैमिली के लोग कह रहे हो नहीं नहीं अभी वो जेल में है, रहने दीजिए, और वो एक अस्पताल का पर्चा, जिस अस्पताल में मैं अपने आप को दिखाने गया, वहां एक पर्चा बना के बैठी हुई थी माता जी मेरी कि आएंगे तो कम से कम इनसे मैं मुलाकात कर लूंगी। और मैं गया, उनका पैर छुआ तो पुलिस वाले समझ गए कि इनके घर का कोई होगा, और मैं वहां पे उनसे बात कर पाया उन 6 महीनों के दौरान। वो शायद सोई नहीं कभी। संजय जी, एक चीज, ये तो राजनीतिक बात हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, वो दौर तो खत्म हो गया, अब राजनीतिक फायदा लेंगे इसकी, आपने डंके की चोट पे आज इस मंच से ये बात कही है, लेना भी चाहिए, ठीक है। एक कौतूहल है सबके मन में, वो ये है कि ये अरविंद केजरीवाल की दिल्ली वाली सरकार ये फ्री में बिजली देती कैसे थी? हाँ देखिए, और कोई सवाल हो इसके साथ जुड़ा तो मैं बता दूं। आपको पता दिल्ली है? में 70,000 करोड़ रुपए का बजट था हमारा, और जब हम आए थे तो हमारा बजट था करीब 30,000 करोड़ रुपए। जब हम गए तो बजट हम दुगना करके गए, दुगने से ज्यादा करके गए। ये जो कहा जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं होता, ये गलत बात है। सरकार के पास इतने तरीके का पैसा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हर चीज पे तो टैक्स है, तो सरकार के खजाने में पैसा तो जा रहा है। आपको तय करना है कि उससे आप उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को फ्री में देंगे, कुछ पैसे पे देंगे, या उसको रोकेंगे। तीनों चीजें आपके हाथ में है, एक सरकार के हाथ में है। दिल्ली में हमने 4 चीजें तय किया: बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 4 मूलभूत आवश्यकता है किसी व्यक्ति की। तो हमने कहा बिजली हम फ्री देंगे, पानी हम फ्री देंगे, शिक्षा हम फ्री देंगे और उच्च स्तरीय देंगे, और स्वास्थ्य के लिए मोहल्ला क्लिनिक और दवाएं फ्री, इलाज फ्री, ये करेंगे। उन चारों में दिल्ली की सरकार ने अनुकरणीय काम करके दिया है। मोहल्ला क्लिनिक का जो हमारा मॉडल था उसकी तारीफ कोफी अन्नान साहब ने की थी। जो हमारा शिक्षा का मॉडल था, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए सरकारी स्कूल देखने के लिए गई। देश में तो बहुत सारी सरकारें थी, बहुत सारे सरकारी स्कूल थे, लेकिन देखने के लिए गई। तो और इसमें जो हमारा खर्च था, लोग कहते हैं कि पैसा जनता के ऊपर उड़ाया जा रहा है। नहीं साहब, बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं। जो बचत उसके पास हो रही है वो कहां खर्च कर रहा है? वो फिल्म दिखाने ले जा रहा है अपने बच्चों को, या बाजार में चाट खिलाने ले जा रहा है, या कहीं घूमने जा रहा है तो छोटा सा एक कपड़ा ले रहा है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। तो ये बाजार की अर्थव्यवस्था को भी चलाता है। अगर आप बाजार की अर्थव्यवस्था को चलाना चाहते हैं तो जरूरी है लोगों के पास पैसे हों। आज पैसे किसके पास हैं? चंद पूंजीपतियों के पास। सारी योजनाएं किसके लिए हैं? चंद पूंजीपतियों के लिए। तो मनी ब्लॉक है, वो लाखों करोड़ के पति बन रहे हैं। इसीलिए तो भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है,
लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें स्थान पे खड़े हैं। दुनिया के 141 देश हमसे आगे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में। ये फर्क है। जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है। तो इसलिए जो पैसा सरकार के खजाने में है उसको आप समान रूप से लोगों में बांटना चाहते हैं या उसका फायदा सिर्फ चंद लोगों को देना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तय किया उसका फायदा हम समान रूप से सबको देना चाहते हैं। तो सबके घर में बिजली की बचत हुई, पानी के पैसे की बचत हुई, एजुकेशन में शिक्षा के महंगे महंगे एडमिशन कराने होते थे उसकी बचत हुई, दवाएं और इलाज और टेस्ट कराने में बहुत पैसे खर्च होते थे, ऑपरेशन कराने में बहुत पैसे खर्च होते थे। दिल्ली के अंदर नियम था कि अगर आपको सरकारी अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा का टाइम मिले ऑपरेशन के लिए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराइए, सरकार देगी खर्चा उसका। दिल्ली में हमने एक्सीडेंटल जो स्कीम बनाई थी उसमें कहा था कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है पूरा फ्री इलाज होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये सरकार ने पॉलिसीज बनाई और अच्छे पॉलिसीज बनाई जिससे लोगों के पास बचत हुई और उस पैसे को लोगों ने बाजार में खर्च किया। घूम फिर के वो पैसा सरकार के पास आता गया, इकॉनमी जो है वो चलती गई। तो इसलिए हमने मुनाफे का बजट दिया वहां। ये जो आपने बात कही संजय जी, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी योजनाएं थी और दिल्ली में उन्होंने कर भी दिखाया। अभी आपने कहा कि पैसा कहां कहां है ये मालूम है, चूंकि केजरीवाल जी ब्यूरोक्रेट रहे तो जानते हैं सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही रहे तो वो सारा सिस्टम जानते हैं। लेकिन ये जो आपकी इनोवेशन था जो पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी ने किया कि इतने यूनिट बिजली फ्री होगी, इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, मोहल्ला क्लिनिक होंगे, ये दिल्ली में चल गया, यूपी में नहीं चल पाया और अदर स्टेट में भी ये क्यों नहीं चल पाया? देखिए अभी हम यूपी में तो सरकार में है नहीं, तो इसलिए ये कहना बहुत गलत होगा कि यूपी में नहीं आया। मैं कह रहा था मैं आपको बता रहा हूं क्यों इस चीज को कह रहा हूं। पंजाब में हमारी सरकार बनी, पंजाब भी बहुत बड़ा स्टेट है, पंजाब में भी बहुत बिजली का उपयोग होता है। तो लोगों ने हमसे कहा कि दिल्ली तो छोटा स्टेट था, पंजाब में आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हमने, 6 महीने से भी कम वक्त में हमने वहां पे 300 यूनिट बिजली फ्री किया। आज भी पंजाब के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। 90% लोगों के घरों में 0 बिजली का बिल आता है। हमसे लोगों ने कहा कि भाई ये 1000 रुपए महिलाओं के लिए घोषित कर रहे हैं। केजरीवाल साहब ने कहा था 5 साल के अंदर सारी स्कीम हम जो वादा कर रहे हैं वो लागू करेंगे। हमने 1000 रुपए वहां पे महिलाओं के लिए और जो एससी समाज से महिलाएं उनके लिए 1500 रुपए वो योजना भी लागू कर दी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, सारा जो दिल्ली का काम का मॉडल था वो वहां पे लागू कर रहे हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, आप उदाहरण लेकर देख लीजिए, भाजपा हो कांग्रेस हो, दिल्ली की सरकार के बाद बहुत सारी राज्य सरकारों ने फ्री बिजली दिया है। तो कैसे दिया उन्होंने? आपका ही फार्मूला था वो। तो कैसे दिया उन्होंने? इसका मतलब कि वो दे सकते थे, दे सकते, उन्होंने नहीं दिया। जब हमने एक शुरुआत की तो उसका फायदा दूसरे राज्यों में मिला। बिहार में वो स्कीम लागू हुई, हिमाचल में वो स्कीम लागू हुई, कर्नाटका में वो स्कीम लागू हुई, अलग अलग सरकारों ने किया। अच्छी बात है, कोई बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जेडीयू की सरकार हो, लेकिन अगर वो जनता के हित में कोई काम कर रही है तो ठीक है। लेकिन सर आपका जो फार्मूला था, चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूं, चुनाव लड़ते हैं जब घोषणा पत्र आता है, घोषणाएं होती हैं, तब लोग सोचते हैं कि किसको वोट देना है। पंजाब में आपने चुनाव लड़ा, इन्हीं घोषणाओं पर लड़ा कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, आप जीत गए। दिल्ली में आप थे, चल रहा था अच्छा खासा, लेकिन यूपी में चुनाव लड़ा तब भी आपने यही घोषणाएं की थी। यहां पर वो परिवर्तन या वो जो आकर्षण होता है पार्टी के प्रति वो देखने को नहीं मिला। इसकी क्या वजह है? मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं और 2-3 जटिलताएं हैं जिसको समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश जाति और धर्म की राजनीति में जकड़ा हुआ एक प्रदेश है, यह हम सबको स्वीकार करना चाहिए। फायदा हो ना हो, कोई हमारे बच्चे का भविष्य बनता हो ना बनता हो, कोई हमारी स्कूल की व्यवस्था ठीक हो ना हो, अस्पताल ठीक हो ना हो, हमको वोट जाति धर्म के नाम पे देना है। दे रहे हैं लोग। तो यहाँ के नेताओं को और यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को भी ये पता चल गया है कि साहब काम करो ना करो, वोट तो मिलना है जाति धर्म के नाम पे। तो इसलिए यहाँ पे वो चुनौती हमारे सामने है। और अभी मैं
3 चरण की पदयात्राएं उत्तर प्रदेश में कर चुका हूं और इसमें सिर्फ रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो का नारा है। बेरोजगारी को एक मुद्दा बनाने का प्रयास मैं उत्तर प्रदेश में कर रहा हूं और जहां भी हम लोग बातचीत करते हैं, काम की बात करते हैं, उस काम की राजनीति के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि पहली बात तो ये सही है या गलत है। जाति और धर्म की राजनीति सही है या काम की राजनीति सही है। अगर हम इस बात से कन्विंस हैं कि काम की राजनीति सही है, हो सकता है चुनाव जीतने में कठिनाई हो, लेकिन वो सही तो है ना, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। अब जब लोगों को समझ में आएगा कि भाई इस राजनीति से हमारा लाभ है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे या उनको रोजगार मिल पाएगा या अस्पतालों की सुविधा बेहतर हो पाएगी या हमको बिजली फ्री मिल पाएगी, तो इस पार्टी को हमको वोट देना चाहिए, तो देंगे। उनको लगता है नहीं, हमें जाति धर्म के चक्कर में ही पड़े रहना है, तो वो पड़े रहेंगे। अंततोगत्वा लोकतंत्र में मालिक तो लोग ही हैं, उनको ही तय करना है कि हमारे लिए कैसी सरकार चाहिए, कैसा विधायक चाहिए, कैसा सांसद चाहिए। तो हम अपनी बात ही कह सकते हैं उनके सामने। विश्वास करना है, नहीं करना है, उस मुद्दे पे वोट देना है, नहीं देना है, वो उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है। आप उच्च सदन के सदस्य हैं और जाति धर्म की बात करी आपने। ये जाहिर सी बात है, यूपी में पॉलिटिक्स उसी दिशा में हो रही है और भविष्य भी उसी दिशा में पॉलिटिक्स का होता दिख रहा है। लेकिन जो राजनीतिक मान मर्यादा होती है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जो एक भाषाई मर्यादा होती है, नेताओं का सम्मान होता है। हम लोग ने भी बचपन से पॉलिटिक्स देखी, बहुत सारे लोग एक दूसरे के प्रति बोलने से परहेज करते थे या मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अब वो मर्यादा रही नहीं राजनीति में। मैं सहमत हूं इस बात से, वो आप ठीक कह रहे हैं, उस मर्यादा में बहुत गिरावट आई है। लेकिन माफ कीजिएगा, जब इसकी शुरुआत ऊपर से लेकर नीचे तक हुई है। प्रधानमंत्री इस देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भी थे इस देश के, मनमोहन सिंह जी भी थे, राजीव गांधी जी भी थे, देवगौड़ा जी भी थे और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी भी हैं। सबकी भाषा का मूल्यांकन कीजिए। मेरी आदत है, मैं पुराने वीडियो देखता हूं जो नेताओं के हैं, संसद के जो भाषण है उसको सुनता हूं। तो एक मैं अटल जी का भाषण देख रहा था, वो परमाणु परीक्षण के ऊपर वो भाषण हुआ था। तो चंद्रशेखर जी ने उसके खिलाफ बहुत बोला, परमाणु परीक्षण के खिलाफ। तो जब अटल जी खड़े हुए उनका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि हमारे मित्र और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने परमाणु परीक्षण के खिलाफ अपनी बहुत सारी बातें कही और मुझे खेद है कि मैं उनकी बातों से असहमत हूं। तो यहां से बात खत्म करके उन्होंने अपनी बात शुरू की। तो ऐसे लोग हमें सामने दिखें तो आप हमारी भाषा का स्तर देखिएगा। हमें तो दिन रात गालियों का ही सामना करना पड़ता है, तो जवाब भी ये लगता है कि भाई इसी भाषा में देने पे ही इनको समझ में आता है। ये समस्या है। जब आप कहेंगे कि हम कपड़े से पहचान लेते हैं, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, मुजरा करो जाके, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, ये भारत के प्रधानमंत्री की भाषा है। तो प्रधानमंत्री जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, भाई यहां तो आप कपड़ों से पहचान ले रहे हैं, दुबई में आप किसी को अपने को नहीं पहचान पाते, ब्रुनेई की मस्जिद में आप जाते हैं, कतर के शेखों से आप बहुत गले मिलते हैं प्यार से, और सभाओं में आप कहते हैं कि साहब हम कपड़े से पहचान लेते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो बात मैं 100% सहमत हूं, इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन भाषा का स्तर कैसे कैसे गिरा है और इस वक्त में कितना गिरा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका एक मूल्यांकन होना चाहिए। और अभी आप लोग कह रहे थे ना कि पत्रकारों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं सभी दल के नेता एक साथ बैठ के इसके बारे में ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और सब स्वीकार करें अपनी अपनी गलती, माने कि हाँ हम गलत बोलते हैं। भाई आप अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आप उत्तर प्रदेश के अभिभावक हैं, 25 करोड़ जनता के मालिक हैं आप ये नहीं कह सकते 80-20 80-20, ये सब नहीं चलता है। तो आपने जो जाति धर्म की बात कही वो तो 80-20 ही है ना। मैं वही कह रहा हूं आपसे। तो चुनाव जीतने के लिए समीकरण तो सेट करना ही होगा। तो उस पे लोग वोट दे रहे हैं ना उनको।
लोगों को भी इस बात को सोचना होगा कि अगर आप आराम से इन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं, कोई आदमी क्यों मेहनत करेगा? वो कहेगा ठीक है सरकारी स्कूल बंद होते हैं, होने दीजिए। मोमबत्ती में अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा है, होने दीजिए। एम्बुलेंस रास्ते में एक प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को उतार दे रही है, उतारने दीजिए, उसको ही फर्क नहीं पड़ता। भाई नेता को फर्क तब पड़ता है जब उसको चुनाव में हारने का खतरा हो, बेरोजगारी के सवाल पे, किसानी के सवाल पे, स्कूल के सवाल पे, अस्पताल के सवाल पे, तब वो काम करेगा ना। हमें खतरा ही नहीं है कोई, हमको आराम से वोट मिल रहा है, तो हम क्यों काम करेंगे? ये सवाल है। भाषा का स्तर गिरा है, इसमें कोई शक नहीं। अब जो समय आ रहा है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, अभी तो आपको एक माइलेज में मिल गया है, 2027 का जो विधानसभा चुनाव सामने है, उसमें आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को कहां पा रही है, क्या आपकी रणनीति है? और दूसरी चीज बड़ी ये है कि मैं अपने सांसद संजय सिंह जी से ये जानना चाहता हूं कि इस देश की 150 करोड़ जनता के लिए किसी भी रूप में जो आप फ्री बीज देते हैं, आप उद्योगपति और आम आदमी मतलब ऐसे मत करिए, किसी को भी जो फ्री बीज दी जा रही हैं वो कहां तक आपको उचित लगता है? देखिए, एक तो आपने कहा 27 में हमारी क्या भूमिका होगी। अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अगर पंचायत के चुनाव होते हैं और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि, और सरकार की तरफ से कुछ नेताओं के भी बयान में बार बार देखता हूं कि ब्लॉक चेयरमैन के चुनाव सीधे जनता से कराए जाएं, और ये अच्छा होगा मेरे ख्याल से अगर जिला पंचायत के चुनाव का समय तो निकल गया सर। तो अब देखिए, अगर वो पंचायत का चुनाव होता है तो हम पहले उस चुनाव के लिए अपने आप की तैयारी, पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उसमें हमारा जो परिणाम रहेगा उसके हिसाब से विधानसभा में हम कैसे जाएंगे चुनाव में, वो तय करेंगे। दूसरा सवाल आपका फ्रीबीज का था। फ्रीबीज किसको मानते हैं आप? एक परिवार जो गरीबी के कारण बिजली का बिल का भुगतान नहीं कर सकता, उसको बिजली पाने का हक है कि नहीं है? उसके बच्चे को रोशनी में पढ़ने का हक है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि है, हमारी पार्टी को लगता है कि है, तो इसलिए उसको फ्री बिजली मिलनी चाहिए। साफ पानी पीने का हक सबको है कि नहीं है? तो हमें लगता है पार्टी को कि साफ पानी पीने का हक है, तो साहब उनको मिलना चाहिए। इसी तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य है। किसी भी परिवार को, किसी भी समाज को बढ़ाने के लिए दो बहुत जरूरी चीजें, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो बच्चे को अगर निःशुल्क शिक्षा मिलेगी और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो समाज के लिए भी, देश के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो वो भी फ्री होनी चाहिए। महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री। दिल्ली में जो महिलाएं 10,000 रुपए में द्वारका में या किसी इलाके में काम करती थीं, उनको 3,000 रुपए, 4,000 रुपए महीने का खर्च करना पड़ता था सिर्फ आने जाने में, उनका किराया खर्च होता था। तो हमने कहा महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। उन्हीं चीजों को फ्री सेवाएं किया हमने जो हर इंसान के लिए अति आवश्यक हो, उसकी मूलभूत आवश्यकता हो, उसको हमने फ्री किया। तो इसलिए वो जरूरी है। अब आप कंपेयर कर रहे हैं पूंजीपतियों से, वो देखिए आप क्या है। भारत की सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का एनपीए किया, यानी कि बैलेंस शीट से उनका नाम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो हमसे कहते हैं कि साहब संजय जी, वो हमने माफ नहीं किया, हमने बैलेंस शीट से हटा दिया है। तो हमने कहा भाई ऐसे ही जो गांव में किसान रहते हैं उनका 50,000, 20,000, 1 लाख रुपए माफी कर दिया करो, उनका भी नाम बैलेंस शीट से हटा दिया करो बैंक की। तो वो तो आप करते नहीं, वहां तो उसके आप घर में नोटिस लगा के आ जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, तहसील की हवालात में बंद कर देते हैं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, एक स्कीम सरकार ने निकाली सेटलमेंट के लिए, लोन के सेटलमेंट के लिए, जिसको नाम दिया हेयर कट। वो पूरा आंकड़ा मैंने निकलवाया और पार्लियामेंट का जवाब है, मैंने अपने घर से नहीं बनाया, पार्लियामेंट का जवाब है कि 3,44,000 करोड़ रुपए 42 उद्योगपतियों का माफ किया गया हेयर कट के नाम पे।
कर्ज बकाया है 42,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 33,000 करोड़ रुपए, उनसे जमा कराया गया 500 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए और बाकी पैसा माफ। यह है। तो जितने पैसे में आप हजारों लाखों स्कूल बनवा सकते हैं, उतना पैसा चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया जाता है। आप अडानी का उदाहरण ले लीजिए, वहां बिहार के अंदर 10 लाख पेड़ और 1,050 एकड़ जमीन 1 रुपए में मिली। आप बताइए। तो इसलिए आप जब अपने दोस्तों को, अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देते हैं तो कुछ सोचते ही नहीं, चाहे जितना लाभ उनको मिल जाए। और जब बिजली फ्री देने की बात आती है, पानी फ्री देने की बात आती है, कहते देखो साहब ये तो फ्रीवीज कर रहे हैं। फ्रीवीज। अच्छा चलिए हम फ्रीवीज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था माताओं बहनों 9 मार्च को आपके खाते में 2,500 रुपए आ जाएगा। 1 साल हो गया अभी तक नहीं आया। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था ना। और जो भी स्कीम, अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल की स्कीम गलत थी तो आप बंद कर दीजिए फ्री बिजली दिल्ली में, बंद करिए ना। फ्री पानी बंद करिए वहां पे। आपने क्या किया? मोहल्ला क्लिनिक बंद किया दिल्ली में। आपने क्या किया? प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी। प्राइवेट स्कूलों की 80% फीस बढ़ गई। और जब वहां पे अभिभावक जा रहे हैं तो उनको धक्के मार के मार्शल भगा देते हैं। यह हालत है। तो इसलिए इसको मुझे लगता है फ्रीवीज को कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको इसी रूप में देखना चाहिए कि वो वास्तव में उस परिवार की, उस इंसान की जरूरत है कि नहीं है। और सरकार के पास टैक्स में इतने पैसे होते हैं कि वो बहुत सारी स्कीम्स चला सकते हैं और उसका लाभ जनता को दे सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने आज की खबर कि इस मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत की और बड़ी बेबाकी से अपनी पुरानी बातों को भी रखा, भविष्य की योजनाएं बताई और अपनी जो राजनीति है जो कभी दिशाहीन हुआ करती थी, अब उसकी एक दिशा तय कर ली है। जो भी पार्टी का अब कोर सिस्टम काम कर रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें कुछ और नई तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी। आज की खबर की इस मीडिया कॉन्क्लेव में आपने शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।